चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे इवेंट के बारे में और कुछ सवाल भी डिस्कस किए थे। थ्योरम्स पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में थ्योरम्स पढ़ रहे थे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स था। अगर आपको याद होगा कि अगर कोई घटना घट रही है और वही घटना नहीं घट रही है, दोनों के अगर जोड़ेंगे प्रोबेबिलिटी को तो क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। और किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हैं तो वो 0 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है 1, या 1 से क्या हो सकता है बोलिए, छोटा हो सकता है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट का यही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या बात है कि अगर मान लीजिए कोई घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो E1 इंटरसेक्शन E2 का मान कितना होगा बोलिए, 5 होगा। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम E1 इंटरसेक्शन E2 का तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा बोलिए, जुड़ जाएगा। देखो जी क्या लिखा है थे इसमें, यूनियन में जुड़ता है ना। माइनस डाल करके ये इवन नहीं, अगर मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो की बात कर रहे हैं हम। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो E1 यूनियन E2 का मान होता है, दोनों जुड़ जाएगा, E1 प्लस में E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्लस। अगर ये नहीं दिया गया है आपको, तब आपसे अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अब माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये वाला हो गया गायब, ये वाला आउट हो जाएगा, तो यही बच जाएगा फिर, है ना, यही वाला बच जाता है। चलिए एक पढ़े हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट, याद है आप लोगों को? इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोली तो क्या होता है, दो इवेंट्स ऐसा हो जो कि पहले पर जो आ रहा है दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है, या दूसरे का जो असर पहले पर कुछ नहीं पड़ना चाहिए, है ना। 2 इवेंट्स A and B आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड द अकरेंस ऑफ अदर। तो यहीं से शुरू करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। हेडिंग डालिए। हाँ जी, यही वाला टॉपिक चलेगा अभी पूरा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहले इसको सीखेंगे और फिर सीखेंगे कोई इवेंट इंडिपेंडेंस दो है कि नहीं, आज चेक करना सीखेंगे। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता है जी, लिखे तो 2 इवेंट्स E1 and E2 are said to be independent। क्या कहलाएगा ये, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। हाँ, इफ द occurrence of one does not depends upon the other। अब इसका एग्जांपल देखिएगा, यहीं से आपका एक तो शानदार सा फॉर्मूला निकालेगा, उसी फॉर्मूला पर सारा सवाल बनने वाला। टू इवेंट्स E1 E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। सही बात है, इधर उधर के चक्कर में लगता है जो है छूट गई। इंडिपेंडेंट, हाँ वही हुआ है, इवेंट्स या इंडिपेंडेंट भी वर्ड लिख सकते हैं, हटाओ इवेंट्स तो लिखिए दिए। 2 इवेंट्स E1 and E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ अदर। यही ठीक है। कमेंट पढ़े ना, बहुत गुस्सा है टीचर जो सब हुआ था पहली बार गांधी। ओह सुनो, 2 इवेंट्स E1 and E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कब कहलाता है, जब पहले में जो घटना घट रही है दूसरे में घटने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या दूसरे में जो घटना घट रहा है पहले में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लीजिए हम 2 सिक्का को उछालते हैं, पहले पर हेड आना क्या दूसरे पर हेड या टेल आने पर डिपेंड करता है? नहीं। या दूसरे पर टेल आना क्या पहले पर हेड और टेल आने पर डिपेंड करता है कि पहले पर अगर हेड आ गया दूसरे पर टेल आएगा, पहले पर अगर टेल आ गया दूसरे पर हेड आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दो ठो जब काम एक साथ होगा तब
लेकिन अगर मैंने ये कह दिया, एक कंडीशन लगा रहेगा डिपेंडेंट में हमेशा कंडीशन लगा रहेगा, बोल देगा कि एक सिक्का को उछालिए, अगर हेड आता है तो दूसरा सिक्का उछालिए, तो हो गया कंडीशन। अब इस पर हेड या टेल आना इसके टेल पर डिपेंड कर गया, जब तक इस पर टेल नहीं आएगा तब तक उछलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर हेड या टेल आना बिल्कुल डिपेंड कर रहा है इसके टेल आने पर, जब तक टेल नहीं आएगा इस पर तब तक आप नहीं, मतलब उसमें साफ लिखा रहेगा कि कंडीशन है, एक कंडीशन आपको दिया रहेगा ना, जिसमें डायरेक्ट दिया हो। जैसे मान लीजिए सपोज मान लेते हैं एग्जांपल, देखिए एक तो इसी एग्जांपल से हम आपका कंसेप्ट बनाएंगे जी, 2 एग्जांपल देंगे, फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद फिर सवाल एकदम एक एक करके स्टार्ट करेंगे बनाना। इसमें कुछ नहीं, एक खाली फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला पूरा एक्सरसाइज समाप्त। देखिए मान लेते हैं लेट वी हैव या लेट वी टॉस्ड कर रहे हैं हम लोग, टॉस्ड 2 कॉइन्स, वी टॉस्ड 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक इवेंट मैंने माना है, सैंपल स्पेस क्या होगा बोलिए, सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो सर एच आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा और टी टी, यही सब तो कुछ आएगा। अब मैंने एक इवेंट बनाया है E1, ठीक है, E1 गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पर फर्स्ट आना हेड आना चाहिए, यहाँ ये वाला आ जाएगा गेटिंग, ध्यान से देखिए, गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, कॉइन भी वर्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या आएगा, तो सबसे पहले सर यहाँ आ जाएगा हेड, पहले पर हेड आना चाहिए, पहले पर हेड यहाँ भी आया सर, इसके अंदर ये आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछेंगे हम यहाँ से बताओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 में कितना होगा, तो सर यहाँ 2 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा बोलिए, सैंपल स्पेस में टोटल सर 4 हो गया। यहाँ ध्यान से देखिएगा जो हम कंसेप्ट बनाना चाह रहे हैं आपका। अब सुनिए, अगर मैंने आपसे कहा E2 मैंने कहा इवेंट गेटिंग हेड ऑन सेकंड कॉइन, बताओ तो सेकंड कॉइन पर हेड आना क्या फर्स्ट कॉइन पर हेड आने पर डिपेंड करता है क्या? 2 सिक्का को जब आप उछाल रहे हैं तो पहले पर हेड आए वो अपने आप में स्वतंत्र है, दूसरे पर हेड आए वो अपने आप में स्वतंत्र है, डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ऐसा है कि इस पर हेड आएगा तभी इस पर हेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं, पहले पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे कुछ आ सकता है। तो हम कह रहे हैं पहले पर हेड आना भी एक स्वतंत्र घटना है, दूसरे वाले पर डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरे सिक्का पर क्या था तो कुछ मतलब नहीं है, दूसरे पर भी हेड आना, पहले पर से कोई मतलब नहीं है उसको, तो पहले पर क्या अकरेंस हो रहा है क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे दूसरे पर हेड आना तो मतलब क्या, दूसरे पर हेड आने का मतलब ये वाला आ जाएगा इसके अंदर एच, और ये नहीं आएगा, ये आएगा टी एच आएगा। बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेंगे अगर हम आपसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस E2 घटना में कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि दोनों घटना एक साथ घट रही है, एक साथ का मतलब क्या, एक साथ का मतलब ये हुआ कि E1 इंटरसेक्शन E2, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मतलब क्या हुआ कि पहले और दूसरे दोनों पर हेड आने का चांस, तो पहले और दूसरे दोनों पर, जैसे कि उछलाया मैंने तो पहले पर भी हेड आए, यानी ये दोनों घटना चाहिए, पहले पर भी हेड आए दूसरे पर भी हेड आए, तो बताओ तो ये दोनों घटना घटने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो आप बोलेंगे सर प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी मानते हैं दोनों पर अगर हेड आ रहा होगा तो सर इसका मतलब इन दोनों में कॉमन देखेंगे एच, पहले पर भी हेड आया दूसरे पर भी हेड, एक ही ना एलिमेंट आएगा इसके अंदर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2, बताइए इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप बोलिएगा सर एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है। अब सुनो, अगर हम आपसे ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट, पहले पर हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो पहले पर हेड आने का घटना कितना, यही 2 नंबर है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे PE का मान बताइए, देखिए जल्दी से देखिएगा PE का मान, तो PE का मान कितना होगा बोलो तो, PE का मान कितना होगा, PE का मान होगा NE1 डिवाइडेड बाय NS, ध्यान से देखिएगा। तो सर यहाँ आया 2 और यहाँ आया 4, 1/2, आधा चांस है ना, 2 नंबर ऐसा आ रहा है इसके अंदर, तो आधा चांस है। कैसा है, अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए तो PE2 बराबर कितना होगा, तो NE2, यस सर इसका भी आधा चांस है, ध्यान से खाली देखते जाइएगा। तो सर यहाँ पर हो गया 2/6, तो सर ये 1/2 आ गया। अब देखिए अगर हम पूछेंगे दोनों घटना एक साथ घट रही है, मतलब पहले पर भी हेड आ रहा दूसरे पर भी हेड आ रहा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसका देखो सैंपल उसका इवेंट ऐसा हो जाएगा, दोनों घटना एक साथ घट रहा है, इंटरसेक्शन से लिखते हैं इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर पूछेंगे आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय NS, देखो एकदम शानदार सा फॉर्मूला आ रहा है, और ये हो गया हमारा कितना 1/4 आ गया सर। जरा एक चीज़ ऑब्जर्व किया आपने ना, देखो एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि दोनों घटना जब एक
साथ घटी है ना, तो ये दोनों घटना का जो रिजल्ट आ रहा है, नो नो नो, ये PE1 और PE2 का प्रोडक्ट है। ज़रा चेक कीजिएगा ऊपर। यानी अगर दो हमारे पास इवेंट ऐसा घट रहा है जो दोनों इंडिपेंडेंट है और हम दोनों चाह रहे कि एक साथ घटे। ये देखो, पहला इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले सिक्का पर हेड आना, और दूसरा है दूसरे पर हेड, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। हम कह रहे हैं कि अब दोनों एक साथ घटना चाहिए। मतलब क्या, पहले पर भी हेड है, दूसरे पर भी हेड है, तो दोनों पर अगर एक साथ घटने की घटना निकालना हमको, तो कितना करना होगा, PE1 इंटरसेक्शन E2, मतलब दोनों पर घटना होना चाहिए। तो ये दोनों घटना एक साथ घटनी चाहिए। तो इसके लिए आप बोलिएगा सर पहला का प्रोबेबिलिटी और दूसरा का प्रोबेबिलिटी सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपको ये दोनों घटना एक साथ घटेगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो इंडिपेंडेंट घटना है, मतलब पहले का असर दूसरे पर नहीं पड़ रहा, दूसरे का असर पहले पर नहीं पड़ रहा, उन दोनों घटना को हम एक साथ घटाना चाह रहे हैं, मतलब दोनों रिजल्ट हमको एक साथ मिले। ये है पहले पर हेड आने का घटना, ये है दूसरे पर हेड आने का, दोनों एक दूसरे स्वतंत्र है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। इस पर हेड आए टेल है, उस पर हेड आए टेल है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों घटना एक साथ घटे, मतलब पहले पर भी दूसरे पर भी हेड आए, मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों घटना अगर एक साथ घटाना है आपको, तो आप सीधा P1 ये घटना घटने की प्रोबेबिलिटी और दूसरा घटना के दोनों को अगर गुना कर दीजिएगा ना, तो निकल जाएगा घट से दोनों घटना एक साथ घटने की प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आई? यानी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है और दोनों घटना एक साथ घटाना है आपको, तो PE1 इंटू PE2 हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। इसी का नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन, बोलो, के हिसाब से तुम 25% हो जाएगा ना, जैसे पहले 50% रूल ऑन प्रोबेबिलिटी। एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी बस 25%। हाँ, थ्योरम है एक तरह से, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। लिखे थे उसको पहले इसको। यहाँ पर हम लोग एक शानदार सा रिजल्ट का लिए बता रहा है कि अगर दो घटना इंडिपेंडेंट है, दोनों का साथ साथ घटने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो P1 का सिंपल घटने का प्रोबेबिलिटी होगा, P2 का सिंपल अपना अकेले घटने का प्रोबेबिलिटी होगा, उसका सीधा गुना हो जाएगा। उसका गुना होता है इन दोनों का। अब बार बार आपको निकाल के चेक न करना। अब हम जान गए हैं कि अगर हमको दोनों घटना एक साथ घटवाना है, यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पहले घटने का प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई दूसरे घटने का प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा दोनों के साथ साथ घटने की प्रोबेबिलिटी। एक तो और एग्जांपल देंगे हम आपको ताकि अच्छा फील आए कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। फिर इसी को देखो, अभी सवाल में आप लाइक मारेंगे फटाफट। 5 के बाद यहाँ 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लिकेशन रूल या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सब एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर किसके लिए, बोलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तभी ऐसा होगा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा तो ऐसा ना होगा। फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब पहला घट रहा दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पहला दूसरे का पहले से कोई डिपेंड नहीं कर रहा। अगर ये इंडिपेंडेंट हुआ तभी आप P1 मतलब अगर वही कम हो गया जो हाँ, पहले पर जो आ रहा है दूसरे पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, दूसरे पर जो आ रहा है पहले पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा घटना घट रहा है तो आप दोनों को एक साथ अगर घटाना चाहते हैं तो सीधा उसका होगा पहले का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई दूसरे का प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर है तो ही आप ऐसा कर पाएंगे, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। साफ लिखा रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मैंने कहा कि व्हेन 2 डाइस थ्रो, व्हेन वी टॉस्ड, व्हेन वी थ्रो, एक ही बात, थ्रो 2 डाइस, ठीक है, 2 डाइस को क्या कर रहे हैं हम लोग, फेंक रहे हैं। तो आप बताइए 2 डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा सैंपल स्पेस, जल्दी बताइए। 1 1 आएगा सर, 1 2 आएगा सर, और क्या आएगा बोलो, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा और 1 6 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ आएगा 2 1 और फिर 2 2 2 3 2 5 और 2 6 आ जाएगा, और ऐसे ही आता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 6 6। एक और लिख देते हैं 5 6, ठीक है, ये हो गया। इतना सा तो आप लोग जानते ही हैं। अगर पूछेंगे बताओ जी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, बोलो। यस सर। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसको माना मैंने, सॉरी, ये हमारा हो गया NS का मान। NS का मान हो गया सर 36। अब सुनिए, अगर मैंने एक आपसे ये कहा, E1 एक इवेंट हम डिफाइन करें, सुनिए, E1 हमारा एक इवेंट है गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाई, पहले डाई पर आना चाहिए 5,
तो बताओ पहले डाई पर 5 आना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर 5 पहले डाई पर कहाँ कहाँ आ सकता है? देखो तो जरा ध्यान से, 5 1 से स्टार्ट होगा पहले, 5 6, इसको पूरा लिखेंगे, 5 2 भी तो आएगा, अपने पहले पर आना चाहिए, पहले पर 5, पहले पर 5, दूसरे पर मतलब ना, रुको 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 रुको, 5 3, इसको समझना ध्यान से, उसके बाद तो सीधा सवाल स्टार्ट होगा, सीधा एक्सरसाइज, 5 5 और 5 6, यहाँ तक बात समझ में आई? ये हो गया। अब मैंने कहा दूसरा बताइए, E2 इवेंट है गेटिंग 3 ऑन सेकेंड डाई। अब बताइए पहले पर 5 आना, दूसरे पर 3 आना, क्या ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं? पहले बताइए। साफ बात है, पहले पर 5 आ रहा है तो उसको दूसरे से क्या मतलब है, और दूसरे पर 3 आ रहा है तो उसका पहले से क्या मतलब है? यानी कि दोनों अपने आप पे स्वतंत्र है। तो साफ दिखा स्वतंत्र। आप देखो स्वतंत्र है तो क्या ये कंडीशन फुलफिल करेगा? यहाँ पर ये चेक करेंगे, बस यही चेक करना हमको मेन। मैंने कहा आपसे यहाँ पर क्या आएगा बोलो, दूसरे पर 3 आना है, दूसरे पर 3, तो यानी कि 1 से पहले स्टार्ट करो, 1 3 पहला नंबर, उसके बाद बोलो यस 2 3 होगा सर, वेरी गुड, और 3 3 होगा, सही है, और बोलो 4 के बाद सर 3 लगेगा, और बोलो 5 के बाद 3 लगेगा, और बोलिए 6 के बाद 3, और कुछ आएगा क्या? दूसरे पर 3। ये दोनों ही घटना क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इस पर 5 आना दूसरे वाले पर 3 आने से कोई मतलब नहीं है, इस पर 3 आना पहले वाले पर 5 आने पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। साथ साथ अगर हम आपसे पूछ लें बताइए तो ये दोनों घटना अगर एक साथ घट रहा है तो इंटरसेक्शन बताओ तो, E1 इंटरसेक्शन E2 बोलो, E1 का इंटरसेक्शन E2 से दोनों घटना एक साथ कब घटेगा? पहले पर आ गया 5 और दूसरे पर आ गया 3, वैसा वाला नंबर पकड़ो, पहले पर आ जाए 5 दूसरे पर आ जाए 3, पहले पर 5 दूसरे पर 3, पहले पर 5, यही वाला नंबर देखो, ये नंबर दोनों में कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है क्या? एक ही नंबर दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यहाँ आ रहा है 5 3, बस एक ही नंबर दोनों में आ रहा है कॉमन, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसा है? दोनों घटना एक साथ कब घटेगा? बोलिए, दोनों घटना एक साथ कब घटेगा? डाइस को मैंने फेंका, पहले पर 5 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया? 3 आ गया, तो इसका मतलब बोलेंगे दोनों इवेंट सर एक साथ हो गया। और ये तभी आ सकता है जब इसमें भी 5 3 आए, इसमें भी कितना आए? 5 3 आए। तो बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर पूछेंगे यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 इंटरसेक्शन E2, कितना एलिमेंट है जी अदनान? 1 है सर। यहाँ बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 में कितना एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 है सर। यहाँ बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 में कितना एलिमेंट? यहाँ भी सर 6। कोई दिक्कत? चलिए अगर हम आपसे पूछें सिंपल बताइए पहला घटना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला घटना घटने की क्या प्रोबेबिलिटी? कि पहले पर 5 आए, यानी कि E वाला घटना घटना E1 घटना चाहिए सर, तो पहला निकालेंगे E1 के घटने का क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले पर 5 आए, तो बोलिएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 और नीचे कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। बोलिए ये हो गया 6/36 है ना जी, यानी कि 1/6 है ना, वेरी गुड। तो E2 पर कितना होगा बोलिए? E2 पर भी सर वही कहानी होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 डिवाइडेड बाय NS। बताओ कितना हो गया? तो बोलेंगे सर 6/36, फिर से कट के कितना हो गया? 1/6। अब मुझको बताइए अगर हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 का बताइए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो एलिमेंट कितना है इसमें? यस वेरी गुड, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय NS, यानी ऊपर बोलिएगा सर 1, नीचे बताइएगा कितना? 36। क्या ये ठीक है? बोलो जी 1/36। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसको यहीं पर लिखते हैं 1/36। क्या अगर हम आपसे पूछेंगे इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो क्या ये मिल रहा है? तो फिर से वही कहानी हो गया सर फ्रॉम 1 to 3 कि अगर दो घटना इंडिपेंडेंट है, दोनों को एक साथ घटाना है हमको, तो दोनों का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पहला वाले का घटना का प्रोबेबिलिटी PE1 और मल्टीप्लाई में PE2, यानी कि अगर दो घटना इंडिपेंडेंट है तो आप सीधा समझिएगा इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा? गुना में इंटरसेक्शन बदल जाएगा गुना में। P1 का घटने का प्रोबेबिलिटी और P2 घटने का प्रोबेबिलिटी दोनों गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा दोनों के साथ साथ घटने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा जरूरी है कि इंटरसेक्शन 1 है? इंटरसेक्शन ना कोई जरूरी नहीं है, दोनों सा इत्तेफाक है, 3 भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है। ये इत्तेफाक है कि अभी जब एग्जांपल हम ले रहे हैं अपने मन से तो इसमें सब में कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। अभी चेक करने के लिए दिया जाएगा, आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा। चलिए इसको लिखे तो पहले वो तुम बोलिए, लिखो धीरे धीरे लिखो। 1 नंबर यहाँ से रुकेगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 आ जाइएगा, यहाँ पर 6 आ जाइएगा, 7 आ जाइएगा, 8 आ जाइएगा।
चलो अब आप लोग बिल्कुल तैयार हैं सवाल को समझने के लिए। इसका अच्छा सवाल सब इनको देखिए। लगता है सवाल सर थ्योरम जिसमें एक तो पैटर्न आपको याद रखना है और सारा सवाल बनता है वैसे ही। उसके बाद एक आएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके आएगा बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 एक्सरसाइज टोटल है, प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उसका मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा? यही रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इवेंट दोनों साथ साथ घटना घट रहा है और लेकिन कैसा है? इंडिपेंडेंट है तो सीधा गुना हो जाएगा। सीधा गुना इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो जी, अगर हमारे पास दो तो इवेंट है, इफ़ E1 एंड E2 बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होगा बोलिए? इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ पहले पर जो घट रहा है दूसरे से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो नंबर 1 याद रखना। अभी जस्ट जो प्रूफ किया मैंने, E1 का इंटरसेक्शन E2 से निकालेंगे तो सीधा सर गुना हो जाएगा E1 इंटू में E2 में। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी इसको कहते हैं, सीधा गुना हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, अगर मान लीजिए E1 आने का घटना है और E2 नहीं आने का घटना है तब भी यही कंडीशन बनेगा, E1 गुना E2 का बार नॉट। ठीक है, सब में सेम चलेगा। अगर मान लीजिए पहला वाला नहीं आ रहा हो, पहला वाला घटना नहीं घट लेकिन दूसरा वाला घट रहा हो, ऐसा आपको निकालना है। बस ये दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होगा तो रूल यहाँ पर दोनों गुना होगा। अब PE बार निकालना आप लोग जानते हैं, 1 माइनस PE करके है ना, यहाँ पर 1 है। चलो नंबर 3, दोनों का दोनों नहीं घट रहा हो, ऐसा हम चाह रहे हैं दोनों का दोनों नहीं घट रहा हो। PE1 भी नहीं घटे और इंटरसेक्शन PE2 भी नहीं घटे तो ये भी हो जाएगा गुना PE1 का बार इंटू PE2 का बार। बस यही 4 रूल है, इसको आपको याद रखना। दोनों घटना है तभी दोनों गुना, पहला घटना दूसरा नहीं घटना तभी ऐसा, पहला घट रहा है नहीं घट रहा दूसरा घट रहा तभी यही, और पहला घट रहा है पहला नहीं घट रहा दूसरा भी नहीं घट रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई भी ना घटना ना घटे तो क्या होगा बोलो? तो दोनों में से कोई भी नहीं घटने का मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म हो गया। एग्जाम्पल दें क्या? एक ठो चलो 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सैंपल स्पेस बताइए। हेड टेल अभी जो लिए थे वही ले लेते हैं। टेल हेड टेल और टेल हेड, और क्या होगा बताइए? टेल अभी जो लिए थे वही ले लेते हैं। बताइए E1 क्या लिए थे? जल्दी बोलिए। E1 लिए थे फर्स्ट में हेड आना ही ना लिए थे, तो पहला में हेड आने का मतलब हेड एकदम शॉर्टकट मारते हैं और हेड टेल आ जाएगा। और दूसरा लिए थे क्या हम लोग? दूसरे पर हेड आना तो हेड आएगा और टेल हेड आएगा, यही ना आएगा। तो अगर हम आपसे पूछते हैं पहला घटना घटने का क्या प्रोबेबिलिटी है बोलो? डायरेक्ट लिख दें। इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? रुको यहाँ पर लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो E1 का हो जाएगा सर 1/2 है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का बार कितना होगा बताओ कोई आदमी? E1 का बार 1 में घटाएंगे 1 में घटाएंगे PE, ये भी 1/2 होगा। अरे आने का चांस अगर हाफ है तो नहीं आने का चांस क्या होगा? वो भी तो हाफ ही होगा, वो भी हाफ ही होगा। 1 माइनस में 1/2 फिर से 1/2। चलिए PE2 का मान बताइए। इसमें तो इत्तेफाक से जो है सब 1/2 ही आ रहा है जी, सब में 1/2 ही आ रहा है। सब में आ रहा है 1/2 ही। तो ये एग्जांपल लेना ज़्यादा बेहतर न लगेगा। आपको लगेगा कि सब इसमें तो सर 1/2 ही सब आ रहा है। हाँ डाइस में कर सकते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट। बोलो P नहीं आने का फिर से सर 1/2 ही होगा, ये तो 1/2 ही हो रहा। अब हमने कहा कि देखो न ये घटना घट रहा हो और न ये घटना घट रहा हो। पहले तो घटने वाला निकाला तो देख रहे दोनों गुना बराबर हो रहा। हम कह रहे हैं न ये घटे तो इसका मतलब क्या हुआ? ना ये आना चाहिए, ये दोनों में से कोई नहीं आना चाहिए, मतलब ये कॉमन चीज़ नहीं आना चाहिए। तो ये कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा बोलो?
ना ये वाला घटना चाहिए ना ये वाला घटना चाहिए, मतलब ये नहीं आए ये नहीं आए, ये नहीं आए और ये नहीं आए, ठीक है, और ये नहीं आए और ये नहीं आए, तो क्या यही आना चाहिए फिर, इसका मतलब टी यानी कि 1/h 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो चेक करो इसका रिजल्ट क्या दोनों सेम आ रहा है, PE1 का बार इंटू PE2 का बार, देखो तो दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, 1/4। ये चूंकि 1/2 आ रहा था इसलिए ज़्यादा फर्क ना पड़ा। बोलो 2 और 3 में जो है E1 इंटरसेक्शन E2 का अटैच हो जाएगा या E1 का ही अटैच हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर में जिस पर बार है उसी पर बार रहेगा खाली, E1 पर बार नहीं है तो E1 पर बार ना रहेगा यहाँ पर, E1 इंटरसेक्शन E1 पे ही बार होगा या फिर ना E1 इंटरसेक्शन E2 पर बार, E2 पे बार। E1 में घट रहा E2 नहीं घटने का पूछ रहा है, दोनों E वाला घटना घटे E वाला नहीं घटे, साथ साथ E वाला घट नहीं घटे E वाला घटे, E वाला भी घट नहीं E वाला भी नहीं घटे, ऐसा कह रहा है। तो दोनों सब कंडीशन में गुना होगा, इतना से याद रखना। बढ़े आगे सवाल पर, लिख लो इसको। लिखिए पहला सवाल कहता है मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मान लीजिए E1 एंड E2, मान लीजिए E1 और E2 B2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स है जी, B2 इवेंट्स, ठीक है, ये बात तो सही है, 2 इवेंट्स है। सच डैट इस तरह से है, देखो सच डैट इस तरह से है कि PE1 का मान जो आ रहा है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान आ रहा है 4/7 जो भी आ रहा है, एंड PE2 का जो मान आ रहा है यानी प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको दे दिया, सब काम आपको करके दे दिया पहले से, आपको अलग से नहीं करना, तो और अच्छी बात है, सब काम आपको करके दिया हुआ है जी। 1/4 आ रहा है, चलो जो भी आ रहा है, तो कह रहा फाइंड, निकालिए, क्या निकालना है जी, पहला नंबर, पहला कह रहा है निकालिए PE1 और E2 इसका मान निकालना है। इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स, और दूसरा कह रहा है PE1 और एंड E2 निकालिए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन आया जी अदनान, एंड ये आया है, ये चीज़ आप पूछ रहा आपसे है ना। इफ अब यहाँ बोलेगा E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, चलो इसको लिख लो, दिखाते हैं। पहला सवाल है जी, थोड़ा सा पेशेंस बना के हम लोग देखेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स अभी बताइए सर, एंड और लगा के बता रहे हैं, रुको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा PE यूनियन B का मान कितना, PA प्लस PB याद कीजिए। 2 इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो E1 का इंटरसेक्शन E2 से क्या होता है, फाई, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो अगर कोई पूछ दे आपसे, बताओ जी PE1 यूनियन E2, तो क्या होता है यूनियन का पूरा, PE1 प्लस PE2 माइनस PE इंटरसेक्शन E2, तो उधर वाला तो 0 हो गया, फाई, मतलब खेले खत्म है। तो यानी कि इसका रिजल्ट सीधा क्या होगा, बोलो PE1 अब प्लस PE2, यही बात कह रहा है आपसे। सुनो, कह रहा है लेट E1 E2 सब कुछ दिया गया इवेंट, क्योंकि हमारे पास PE1 का मान कितना दिया, बोलिए जल्दी से, PE1 का मान कितना, 4/7, इस बात को लिखिएगा ऐसे कभी एग्जाम में। PE2 का मान कितना दिया, बोलिए 1/4 है। 1 नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। कहता है E1 और E2 कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो चूंकि नंबर 1 में E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली क्या है, बोलिए एक्सक्लूसिव है। अगर ऐसा होता है तो E1 इंटरसेक्शन E2 का मान कितना होता है, बोलिए, ये 5 होता है, 5, तो ये खाली हो गया। तो इसलिए अगर कोई पूछे आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, लिखाए हुए थे कल के क्लास में, ये सब थ्योरम में हो रहा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो PE1 अब प्लस कितना हो जाएगा, बताओ PE2 हो जाएगा। म्यूचुअली यहाँ कंडीशन देखिएगा क्या कह रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा। बोलो जी PE1 का मान कितना है, तो सर PE1 का मान सवाल में 4/7 लिखा हुआ है, PE2 का मान कितना 1/4 लिखा हुआ है। सर एलसीएम ले लो, 7 चौके 28, ऊपर हो गया कितना, 4 चौके 16 और 7 कितना होता है, बोलिए 23/28, ये हो गया इसका जवाब, आंसर।
सर बोलेगा तो 1/7 होगा। इजी है, इजी है। अब सुनो दूसरा नंबर में क्या कह रहा था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। E1 E2 इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन। एंड लिखो या इंटरसेक्शन लिखो, और लिखो या यूनियन लिखो, बात बराबर है। एंड क्या लगा? एंड और मतलब ये हुआ या तो ये घटना घटे या तो ये घटना घटे। ये कह रहा है ये घटना एंड ये घटना, ये तथा ये दोनों साथ साथ घट रहा है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक घट रहा है तो एक घटेगा, तो ऐसा कंडीशन दोनों साथ साथ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है साथ साथ, पहला भी घटना चाहिए दूसरा भी घटना चाहिए, तो कॉमन दोनों में देखते हैं। यहाँ पर या तो ए में हो या तो बी में हो, तो दोनों जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, E1 नंबर 2 में क्या कह रहा है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, हाँ, वन नोटिस से बनाएगा। आ रहा है इंडिपेंडेंट। सो क्या हो जाएगा बोलिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से होता है, अगर इंडिपेंडेंट है E1 इंटरसेक्शन E2 का मान हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कितना मेहनत से कि सर E1 इंटू E2 हो जाएगा, सीधा दोनों गुना। बोल दीजिए इसका E1 का मान कितना दिया है, इसी को निकालना है। E1 का मान दिया हमको 4/7, 4/7। E2 का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का दिया है 1/4। काट दो, 4 से 4 कैंसिल, 1/7। ये सब आपको एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा सवाल पूछेगा इससे, ठीक है। खास करके ये साइड लाइन लिख देगा साइड में, अब बता देखेगा कि आप इसको जान रहे कि ना जान रहे। इसीलिए आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव ये सबसे पहले सिखाया गया पहले में। ये दूसरा एक्सरसाइज, हाँ पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको दूसरा एक्सरसाइज, फिर पढ़ाएंगे पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल दूसरा बना के आ रहा है क्योंकि लग रहा सब बचे रहते हैं। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, E1 E2 हमारे पास इवेंट है सच डेट PE1 का मान लिखा हुआ है। देखो इस बार सवाल में दिया है PE1 का मान दे दिया है 0.3, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एंड PE1 यूनियन E2, देखो इसका मान दिया हुआ है, यूनियन E2 का मान दिया गया है कितना है सर, इसका मान दिया है 0.4, कितना लिखा है जी, हाँ 0.4 एंड PE2 का मान कह रहा है कि x है। PE2 का मान कितना है जी, x है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बताओ x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ वही दो कंडीशन बनाएगा और क्या, मेरे ख्याल से आइडिया आपको लग गया। कह रहा कि x का मान बताइए, अगर देखो नंबर 1 पहला पूछ रहा है x का मान बताइए, अगर पहला नंबर में देखो E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव आ गया क्या, 0.1, वेरी गुड। और दूसरा पूछ रहा आपसे ये तब बताइए जब E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, आप बताओ। आर इंडिपेंडेंट होगा ना, कोई 4/3, सही बात है, सही बात। 4/3 कह रहे हैं आप x का मान, गड़बड़ कर दिए ना आप लोग। 3/4 होगा ना, ठीक है। 3/4 होगा क्योंकि x मल्टीप्लाई में है। 3/4 होगा। अरे हाँ बाबू, वहाँ देखो ना एक्सपेंड, अरे हाँ, 3/4 एक चीज आप लोग न पकड़ पाए, बोलो जी आगे नीचे वाला, पहला वाला तो खट से बता दीजिए जवाब, एक्सक्लूसिव। हाँ ये कैसे कर दिया आप लोग, ये यूनियन लिखा हुआ था, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जानबूझ के दिया है, लगता है आप लोग इसको तोड़ दिया अलग अलग, मान बैठा दिए खट से, तो देखो ना यहाँ पर यूनियन है, निकालना पड़ेगा। यस इतना सीधा नहीं है जितना सीधा ये लग रहा है देखने में, है ना। सुनो सुनिएगा जरा ध्यान से, दूसरा ही सवाल है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ। सबसे पहले बोलिए, चूंकि PE1 का मान कितना दिया सवाल में दिया, तो लिख दीजिएगा इसको 0.3 है सर, एंड PE1 यूनियन E2 का मान दिया है, ध्यान से अलर्ट हो जाइएगा, यूनियन दिया गया 0.4, एंड बोलिए PE2 का मान कितना है, बोलिए x है, कितना है जी अदनान, x है। अब आइए नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 में तो कुछ झमेला ही नहीं सर, E1 E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा तो हम लोग खुशी मिलता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सीधा सर दोनों जुड़ जाएगा, यूनियन दोनों जुड़ जाता है, यूनियन में जुड़ जाता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है बोलिए, PE1 यूनियन E2 का मान सीधा कितना होता है बोलिए, बोलो सीधा होता है PE1 अब प्लस PE2, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बात सीधा जुड़ जाएगा। तो बताओ इसका मान दे दिया सवाल में 0.4। अब क्या के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, उसके आगे कोई काम ही नहीं है, उधर 0 हो गया। बोलो इसका मान कितना हो गया जी, 0.3 प्लस में x, यस सर 0.4 में घट जाएगा 0.3 आके x हो गया, x का मान कट से निकाल दिया आपने 0.1 हो गया, आंसर हो चुका है पहला। अब दूसरा में थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना है, रुकिएगा ज़रा ध्यान से। नंबर 2 सुनो, यहाँ बोल दिया E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है,
मान तो दिखाई x का वैल्यू जब उसका आगे लगा एक्स का मान आया है वो पहले वाले सवाल के लिए, ये वाला सवाल दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। फिर x का वो मान एक्स स्पेशल है, हाँ इसका एक्स अलग निकलेगा, इसका अलग अलग निकलेगा, दोनों का अलग अलग है, इसको समझना आपको ध्यान से। ये एक्स निकला है इस कंडीशन के हिसाब से, अब एक्स पूछ रहा है इस वाले कंडीशन के हिसाब, तो कंडीशन चेंज ना कर दिया, एक्स का मान बदल जाएगा, इन्हें ये वाला मान यूज़ कर लेंगे वहाँ पर ना। सुनो सुनो यहाँ पर क्या लिखा है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बस 2-3 सवाल में आपको एकदम पकड़ में आने लगा इंडिपेंडेंट है। सुनो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का गुना हो जाएगा, इंटरसेक्शन गुना हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं सर अगर ये इंडिपेंडेंट है तो E1 इंटरसेक्शन E2, जब दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होता है तो दोनों के इंटरसेक्शन का गुना आपस में बराबर होता है, दोनों का इंटरसेक्शन और दोनों का गुना आपस में बराबर। तो पहला तो यही कंडीशन चिपका दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ये लगा दिया हमने, बताओ इसका मान हो गया सर, ये तो नहीं दिया तो इस तो हमको निकालना है, ये नहीं दिया तो रहने दो इसको ऐसे, लेकिन ये तो लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, यस सर 0.3 लिखेंगे। इसके जगह पर कितना लिखेंगे बोलिए, इंटू एक्स, एक्स एक्स, इसका मतलब हमको पता चल गया है कि E1 इंटरसेक्शन E2 का मान हो गया सर 0.3x। अब इसका इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, इस वाले यूनियन वाले फार्मूला में। तो इसी दिन के लिए आपको यूनियन का फार्मूला सिखाया गया था। देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं वी नोट एट लिखना है तो लिख दो वी नोट एट, क्या होता है बोलिए। अब हम लोग बोलेंगे PE1 यूनियन E2, ध्यान से देखिएगा। अब ये यूनियन जो चल रहा है ये पूरा फार्मूला चलेगा, ऐसा नहीं कि खाली जुड़ जाएगा। देखो जुड़ता किस में है, इसमें ऊपर वाले में एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव तो बोल नहीं रहा इसमें, तो बोला इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट में एक कंडीशन ही बना दिया, यूनियन का फार्मूला लगाएंगे PE1 प्लस में PE2 बोलो माइनस में PE1 इंटरसेक्शन E2, मान सबका आपको पता है जी, फटाफट बैठाना स्टार्ट कीजिए। इसका मान सवाल में दिया है 0.4 बैठा दो, इसका मान दिया है 0.3 बैठा दो, इसका मान है x बैठा दो, और इसका मान है अभी जस्ट निकाले हैं 0.3x बनाए। अब यहाँ से x निकाल देना है, एक तो खट से x निकालना तो बच्चा वाला काम है। 0.4 आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सबसे पहले इसको इधर बुलाओ जी, 0.4 माइनस में 0.3 आगे घट जाएगा, इधर कितना हुआ बोलो, हड़बड़ा दिए तुम, हाँ 1 में घट रहा है 0.7, 0.3 0.7 आएगा है ना जी, यस 1 में घट रहा है 0.3, ये 1 है, अरे ये एक x है, यस 0.7 आएगा, यस 0.7। इधर कितना हुआ, गड़बड़ कर रहे हो अदनान, इधर 1 हुआ ना, 1 ना हुआ, 0.7 x रहेगा इसमें, तो x बराबर कितना हुआ 1/10/7 और यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, 0.1 आएगा यहाँ पर, यस 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 यहाँ गड़बड़ नहीं आएगा 0.1, यस यस यस। तो x का मान हो गया 0.1 डिवाइडेड 0.7, यस हटा दो 1/7, दिस इज आंसर। बोल रहे थे तुम, तो बच्चा सुन रहा होगा तुम्हारी बात को, बच्चा बोलेगा बाद में कि हाँ सर से कंडीशन में कह दिया था पहले सवाल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव में कोई झमेला ही नहीं है, दोनों जुड़ जाता है, खेल खत्म, एक का मान तुरंत निकल गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में एक कंडीशन हम जानते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 का मान कितना होगा, दोनों के प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो इसका पहले इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद यूनियन वाला फॉर्मूला यूज होगा, चूंकि यूनियन सवाल में जो दिया रहता है वही ना सवाल में यूज कीजिएगा। जैसे कैसे आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम बताएं, बेलन का अगर वॉल्यूम दिया गया तो वॉल्यूम में से ना आप कुछ ना कुछ निकालते हैं, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें से R निकलता है, H निकलता है ना, तो जो दिया रहता है वही लगाते हैं आप फॉर्मूला। तो ये चीज़ दिया गया था, यही वाला फॉर्मूला लगाया, और सब चीज़ अननोन था उसमें बैठाया और आंसर निकाला, बन जाएगा इस टाइप का। चलिए एक सवाल और लिखिए, इसमें जो है ना इस बार देखो क्या कह रहा है, E1 E2 B2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले कह दिया, देखो जी आबिद, E1 एंड E2 B2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये पहले बोल दिया, सुनिएगा जरा ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो गया, यही कंडीशन फुलफिल, इधर वाला कोई काम ही नहीं होगा, यही वाला प्रोसेस चलेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले ही चिपका दिया ये वर्ड। चलिए जी, सच डैट ऐसा है, इस तरह से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट सच डैट इस तरह से है कि PE1 का मान आपको दे दिया है, PE1 का मान है 0.35, एक ही सवाल है इसमें, एक लौता सवाल है जी, और PE1 यूनियन E2 का मान दिया है 0.60 ऐसे करके लिखा है, एंड फाइंड PE2 आपसे पूछ रहा, फाइंड PE2 वही कहानी हो गया, यानी PE2 को x मान लो, फाइंड x वैल्यू एक ही मान, फाइंड PE2 का मतलब ही हुआ x, आप x मान लीजिए, उसको सवाल सॉल्व कर दीजिए, ट्राई करो तो मतलब ये पूरा प्रोसेस फिर से होगा रिपीट, यही प्रोसेस करके आपको x का मान निकालना है, ट्राई करो तो मेरे ख्याल से आप लोग से बनना चाहिए सवाल, हम वेट करते हैं। इसमें सब सवाल आपको पहले ही बता दिया जी, A B करके नहीं दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कंडीशन इसमें नहीं है, ये वाला कंडीशन नहीं है, ट्राई करो।
देखिए 5/13 आ गया, सब सही है। सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई बात नहीं है अगर कंफ्यूज हुए हैं थोड़ा सा भी आप लोग, शुरुआत है, घबराने की बात नहीं है। तो इत्मीनान से हम लोग देखें क्या दिया है। सबसे पहले E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। अब बाकी सब बात तो उसमें लिखा हुआ है ही है, तो हम नहीं लिख रहे हैं उसको, है ना जी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और याद कीजिए जब भी कभी इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो क्या होता है बोलिए, सीधा इंटरसेक्शन उसका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के बराबर। E1 का इंटरसेक्शन E2 से निकालिएगा तो ये हो जाएगा PE1 और मल्टीप्लाई PE2। तो पहले इसी का इस्तेमाल कर लो, बोलो PE1 इंटरसेक्शन PE2, ये ऐसे रह जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2 और बराबर PE1 का मान कितना दिया है 0.35 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई PE2 का मान कितना x हमने माना है तो x लिख दीजिए। इसका मतलब समझ में आ गया सर, हमको मिल गया यहाँ से PE1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 0.35x हो गया, ठीक है। इसको रोक के रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के हमको। इसको मान लेते हैं 1, लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं यूनियन वाला फार्मूला, सेट थ्योरी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर PE1 यूनियन E2, बोलो E1 यूनियन E2, ये होता है PE1 प्लस में PE2 और माइनस में कितना होता है बोलिए PE1 और इंटरसेक्शन E2। अब सब बात आपको पता है, कुछ चीज़ सवाल में दिया है, कुछ चीज़ अभी आपने निकाला है इतना मेहनत से। बताओ इसका मान सवाल में दिया गया है जी 0.60 लिख सकते हैं आप इसको। PE1 का मान बोल दीजिए 0.35 दिया गया है सर, प्लस में PE2 तो निकालना है, सो x हो गया और इतना का मान हो गया 0.35। अब घटाने में गड़बड़ कीजिएगा डेसिमल का तो यहाँ पर गड़बड़ आएगा, डेसिमल का घटाव आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो जी, सबसे पहली फुर्सत में तो इसको इधर करो, 0.60 में घट जाएगा 0.35 आ गया, इत्मीनान से घटाइएगा। यहाँ पर 1 है, 1 इंटू एक्स है, यहाँ घट रहा है 0.35x। बताइए कोई आदमी 0.6 में 0 में घटा रहे हैं, अगर गड़बड़ होता है तो ऐसे लिख लिया कीजिए, हाँ ऐसे लिख लिया कीजिए। 5 आएगा यहाँ सर, 5 बच गया तो 5 में से 3 गया तो 2 न बचा, 0.25। यहाँ हो सकता है कुछ लोग मिस किए होंगे। अब 1 में घटाना है 0.35, तो 1 का मतलब 1.0 है ना, 1.0 उसमें घटेगा 0.35, एक और 0 बैठा दो। 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि यहाँ पर होगा 0.65x। ये 9 न बच गया जी, 9 में से 3 गया तो 6, वरना मिस होने का चांस हो जाएगा। हल्का सा गड़बड़ हुआ, मामला गड़बड़। x का मान बोलो कितना होगा, बोलो। सीधा हो गया सर 0.25, देखो ये अदनान 0.25 नी ऊपर ये ना जाएगा नीचे, तो यहीं तो ना गड़बड़ कर दिए लास्ट में लाके बना तो दिए। ये हमारा होता है आउटसर, तो x का मान कितना बोलिए 25, अब 5 का ही 5, 5 दिया 15, 5/13 हो गया इसका आंसर। मतलब PE2 जो घटना है उसके घटने की प्रोबेबिलिटी कितना है 5/13। देखो ये 5/13 है, ये PE2 का मान है 5/13। बन जाएगा ऐसा सवाल। नेक्स्ट टाइप बताएं, आगे बढ़ें। हाँ क्या हाल चाल है जी लड़का, चलिए ज़रा सवाल लिखे तो क्वेश्चन। अच्छा इस टाइप का सवाल अब बन जाएगा आप लोगों से, टाइप बदलें अब। चलो अब कहेगा चेक करके बताइए कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। देखिए कहता है ए कॉइन, लिखिए सवाल, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। कहता है एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। सवाल लिखिएगा, चलो सवाल लिखो। ए कॉइन इज टॉस थ्राइस। कहता है मान लीजिए लेट द इवेंट्स E बी द फर्स्ट थ्राइस, THRISC, थ्राइस मतलब 3 बार। सर एक ही कॉइन को 3 बार उछाला? हाँ जी, एक कॉइन को ना, एक ही कॉइन है, एक ही कॉइन को 3 बार उछाला गया है। ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, लेट द इवेंट्स ई जो है द फर्स्ट, पहला इवेंट जो है द फर्स्ट थ्रो, पहला थ्रो जो होना चाहिए, फर्स्ट थ्रो जो आपको दिखना चाहिए, फर्स्ट थ्रो में रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट्स इन ए हेड, पहला थ्रो में हेड आना चाहिए, दूसरे में कुछ है कोई मतलब नहीं, लेकिन पहला बार में हेड आना चाहिए। ठीक है, एक घटना आपको ये डिफाइन किया। दूसरा क्या है, एंड एक इवेंट बनाया है एफ, एंड द इवेंट एफ
द इवेंट हमारे पास है एफ, बी एक दूसरा इवेंट है बी, क्या है जी, द लास्ट थ्रो, कैसा कहता है, द लास्ट थ्रो, लास्ट में जो फेंक रहे हैं आप, वो वाला सेल जो आप कॉमन किए हैं ऊपर वाला, हाँ काफी ठीक है। ये ख़त्म हुआ आपका यहाँ पर, और फिर यहाँ से शुरू हुआ द लास्ट थ्रो, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट लास्ट थ्रो रिजल्ट, लास्ट थ्रो का जो रिजल्ट दिखता है आपको, रिजल्ट इन टेल, चलो टेल है, तो आपसे कह रहा है फाइंड वेदर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, बताओ क्या ये जो इवेंट है ई और एफ, क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये आपको दिखाना है। द इवेंट्स, ये पूरा लैंग्वेज वाला सवाल है जी, इवेंट्स ई एंड एफ, ई और एफ जो दो इवेंट के बारे में बताया गया ऊपर में, आर इंडिपेंडेंट, आपसे पूछ रहा है क्या ये इंडिपेंडेंट है, यस या नो। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है बोलिए, इंटरसेक्शन का रिजल्ट क्या होना चाहिए, P1 गुना P1 गुना P2 होना चाहिए, तो यही आपको दिखाना पड़ेगा लास्ट में। अगर ये आपने साबित कर दिया, देखो आपने ये साबित कर दिया लास्ट में कि PE1 इंटरसेक्शन PE2, या ये होगा PE1 गुना PE2 के, तो सर यहाँ तो PE1 PE2 नहीं है, यहाँ तो E और F है, तो इसका मतलब EF इंटरसेक्शन वाला EF इंटू में क्या हो जाएगा, PE और इंटू PF हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऐसा अगर मैंने साबित कर दिया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ये बताइए, इतना आइडिया लग गया ना कि क्या करने वाले हम लोग करने वाले हैं कि हमारा सर PE इंटरसेक्शन F का मान क्या आना चाहिए, बोलो। PE1 और PE इंटू में PF अगर दोनों बराबर आ गया तो बोल देंगे सर ये कैसा है घटना, इंडिपेंडेंट है। यानी कि पहले इंडिपेंडेंट दिया रहता था, X का मान पूछ रहा था, अब बोल रहा है कि दिया गया कुछ, बताओ ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, कर दिए तुम प्रूफ, हाँ शॉर्टकट मार दिए जी लड़का, ये रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको करने के लिए भी आना चाहिए अच्छे से। सुनिए सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, अब बनाने का तरीका सीखते हैं, सुनो बनाने का तरीका सीखते हैं। लिखेंगे कि हम लोग व्हेन ए कॉइन, ना सॉल्यूशन है ये थ्योरम ना है, सवाल है ये, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड करते हैं कितना बार, थ्राइस मतलब 3 बार, इसको बोलते हैं हम लोग थ्राइस का मतलब होता है 3 बार, डाई का मतलब 2 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, ट्वाइस, वंस का मतलब 1 बार, 1 बार फेंका गया तो वंस लिखा रहेगा, 2 बार का मतलब क्या लिखा रहेगा बोलो, ट्वाइस लिखा रहेगा, थ्राइस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा बोलिए, सैंपल स्पेस S बराबर बोलिए हेड टेल हेड और टेल गुना होगा किससे बताओ, हेड और टेल से। चलो जी मल्टीप्लाई करो तो क्या क्या आएगा, हेड टेल हेड, पहले हेड सबके साथ हटा रहे हैं, ये सब आप लोग जान देने करना, ये सब करना जान रहे हैं, सब लिख के दिखाना है आपको, ये तो 5 नंबर सवाल पूछेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। टी से हटाइए सबके साथ, हेड टी, उसके बाद बोलो हेड टेल आ जाएगा, फिर टेल हेड टेल सटेगा, और बोलो फिर टेल अब सट जाएगा, टेल और टेल सट जाएगा। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है बोलिए। इसी को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, कॉमा करके आ जाएगा कितना बताइए, हेड टेल और कितना होगा बोलो, टेल हेड टेल और टेल। थोड़ा सा हमने डाउन कर दिया इसको ताकि जगह हम वहाँ पर और बना लें अपना। सुनो अब मुझको ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना है बोलिए, 8 है। अब स्टार्ट कीजिए यहाँ से, इवेंट क्या कह रहा है, कॉइन इज टॉस थ्राइस, लेट द इवेंट ई के बारे में बताया है, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इज हेड। तो पहला जब आपने उछलाया ना, एक ही सिक्का को 3 बार, 1 बार उछलाया, 2 बार उछलाया, 3 बार उछलाया, पहली बार में हेड आना चाहिए, तो 1 2 3 4 बस 4 ठो है, तो यानी कि ई हमारे पास है, ई हमारे पास इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट थ्रो
शोज हेड। चलो जी, पहला थ्रो हेड शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ एच आ जाएगा। अगला बताइए एच आ जाएगा। अगला बताइए हेड टेल आ जाएगा। अगला बताइए हेड टेल आ जाएगा। क्या ये ठीक है? बोलो जी अदनान, गप न करो, यहाँ ध्यान दो। बोलो, लिखने का तरीका भी सीखना है, लिखने का तरीका भी आपको सीखना है। जल्दी बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना होगा? जल्दी बोलो अदनान। ई का एलिमेंट कितना? 4 है सर। तो यहीं पर निकाल लिया क्या हाथ हाथ? पीई का मान यहीं पर निकाल लेते हैं। पीई बराबर कितना? 4 बटे कितना होगा? डायरेक्ट लिखें 4 बटे 8 एन बटे एन एस, यानी कि 1/2 आ गया सर। चलो यहीं पर निकाल लेते हैं, ये भी सही है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है एफ बताइए एफ हमारे पास क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग। बोलो क्या है? गेटिंग एफ के बारे में बता रहा है। द लास्ट थ्रो आखिरी में जो फेंक रहे हैं आप, शोज रिजल्ट ऑन टेल। लास्ट में टेल आना चाहिए। द गेटिंग लास्ट रिजल्ट शोज टेल। लास्ट रिजल्ट टेल आना चाहिए, तो लास्ट में टेल किसके आ रहा है? बोलो जी, लास्ट में टेल किसके आ रहा है? तो सर सबसे पहला टेल आ रहा है यहाँ, टेल यहाँ आ रहा है 1, उसके बाद 2, 3 और 4, बस ये 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आ रहा है हेड टेल। लास्ट थ्रो देखना खाली आपको, टेल हेड टेल बोलो, टेल लास्ट में खाली देखना है, पहले दूसरे बीच में कुछ कोई दिक्कत नहीं। हाँ वेरी गुड। चलो बताओ एन एफ का मान कितना? एन एफ का मान बताइए 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए। तो सर एन ई बटे सॉरी एन एफ ना एन एफ बटे एन एस बताइए। ये हो गया 1 4 बटे 8, यानी कट के आ गया 1/2, कट के आ गया 1/2। अब सुनिए, वही तो करेंगे अब। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ जी, बताओ ई इंटरसेक्शन एफ, जल्दी बताओ क्या क्या कॉमन है इसमें? ई में और एफ में कॉमन क्या है? दोनों घटना एक साथ घट रहा है। कौन? एच नहीं आ रहा है, एच टी और भी कुछ है कॉमन? HTT यस ये भी कॉमन है, यस ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा HHT ये वाला और THT डबल एच टी हो गया। और बताओ एच टी एच ये वाला एच टी टी सही बात है। यहाँ ये मैच कर रहा है और एच टी टी ये मैच कर रहा है ना। एच टी टी ये मैच कर रहा है। सही है, अब सही है। बस ये 2 मैच कर रहा है इस बार सिंगल मैचिंग नहीं है, 2 नंबर ऐसा आ रहा है। एच टी कॉमा एच टी ये आ गया है। तो जल्दी से बता दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ में कितना हो गया? 2 हो गया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितना हो गया इसका? प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एस। बोल दीजिए कितना हो गया? ये हो गया सर 2/8 कट के कितना आया? 1/4। अब जरा चेक कीजिए, अब कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अब चेक होगा 9 यहाँ चेक कीजिए क्या पीई इंटरसेक्शन एफ, या ऐसे करो रुको इसको ऐसे करो, PE1 इंटरसेक्शन PE1 इंटू E2 का मान निकालो इसका मान। PE1 पर मान बताए, PE1 का मान बोलिए। PE1 का मान कितना है? ओ E1 नहीं है यहाँ पर, E और F न है, E और F है ना जी। PE इंटू PF, तो PE का मान कितना? बोलो PE का मान 1/2 है और PF का मान कितना है? बोलिए PF का मान भी सर 1/2 है, गुना होके 1/4। तो क्या ये PE इंटरसेक्शन F के बराबर आया?
देखो ज़रा ध्यान से, बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है। सो हेयर यहाँ कह सकते हैं सर पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आ रहा है पी ई इंटू बोलिए पी एफ। तो ये कब आता है ऐसा तब आता है जब दोनों इवेंट कैसा हो, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो। ऐसे दिख भी रहा था कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसको कह रहा प्रूव करके दिखाइए, तो आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो अब बोलेंगे ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब लिखो अच्छे से पूरा एक पेज में, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर सर नहीं होगा ना और थोड़ा सा फॉर्मूला बता दीजिए। इवेंट्स स्टेप 5 मिलेगा। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितना सवाल अगर मान लो एक पन्ना में बनने वाला एक ही पन्ना में बनेगा, जितना भी बनने उतने बनाइएगा। तो अपने हिसाब से shortcut हाँ, हाँ। बनाना है। सवाल लिखिए जल्दी से। अब लिखो अदनान, पूरा लिखो। अब लिख लेंगे सर का 1 2 3 अभी लिखो। अभी क्या करोगे, अभी क्या करोगे? 5 के बाद 6 एकदम तरीके से लिखना है। 7 8 9 सीखना है इसको। पूरा एक्सरसाइज बना लेंगे कल। सुनो, ये मल्टीप्लिकेशन रूल आपको टेस्ट करना, पूरा एक एक्सरसाइज आपको पढ़ना मल्टीप्लिकेशन रूल का। मतलब ये हुआ कौन सा दो फंक्शन दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये जो चेक करने वाला आता है एग्जाम में। तो आपको चेक करना आना चाहिए, प्रॉपर चेक करना आना चाहिए कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ये पूरा प्रोसेस है किसी दो इवेंट को इंडिपेंडेंट चेक करने का। ये लास्ट में ये रिजल्ट आपको लाना है। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान पी ई इंटरसेक्शन गुना में पी एफ आना चाहिए। बस गुना अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ जाओ वो इंडिपेंडेंट। ये चेक करने का प्रोसेस पूरा आपको आना चाहिए, और प्रोसेस सबका सेम होता है। हाँ सर, आपकी तरह सेम गया। ठीक है, एकदम सेम। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अनबाइज्ड डाइस है। एक अनबाइज्ड डाई हमारे पास है जी, डाई है। इज टॉस्ड, क्या करता है इसको टॉस्ड कर रहे हैं। टॉस्ड ट्वाइस मतलब क्या, 2 बार। ठीक है, 2 बार टॉस किया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हाँ लिख दिया टॉस वर्ड, कोई बात नहीं, एक ही बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अरे उछला दिया ऐसे, उसको टॉस्ट कह दिया। हालांकि कॉइन के लिए टॉस वर्ड यूज़ होता है, डाई के लिए थ्रो यूज़ करते हैं, लेकिन अब यहाँ भी डाइस और डाइस को यही लिखा है, कोई बात नहीं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या पाना है, गेटिंग ए नंबर ए 4 5 और 6, 4 5 और 6। ठीक है, ऑन द फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में ये सब आना चाहिए, फर्स्ट टॉस। ठीक है, फर्स्ट टॉस में। एंड ए नंबर, एक नंबर आना चाहिए, ए नंबर 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4 ऑन द सेकेंड टॉस, ऑन द सेकेंड टॉस्ट। चलो जी ट्राई कीजिए। इसमें निकालना क्या? हाँ, अब सवाल है इसमें क्या निकालना, तो लिखा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सुनो पहले मेरी बात को। 4 1 से लेके 6 6 तक जाएगा। हाँ, दूसरे वाले में 1 1 से लेके 4 6 तक जाएगा। और कितने लोग समझ गए हैं जरा बताइए तो। यूनियन है 6 4 तक। सुनो मेरी बात को ध्यान से, रुको पहले हम एक तो हिंट करते हैं। कहता है एक अनबाइज्ड डाई को टॉस किया गया 2 बार, एक बार उछलाया गया ठीक है। डाई को, फिर दोबारा फिर उछला दिया गया। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 4 5 6, 4 आए 5 आए 6 आए ऑन द फर्स्ट टॉस। पहली बार जब उछलाया ना तो 4 आए 5 आए और 6 आए। रुक जाओ अभी, रुको पहले। 4 आए 5 आए, कितना आए बोलो, 6 आए। ठीक है, अब बताइए ऑन द फर्स्ट टॉस, एंड वो नंबर आना चाहिए 1 2 3 4 आना चाहिए जब आप सेकंड बार टॉस करें। तो मेरा सवाल ये है, क्या इस सवाल को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में हिट किया कि सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? कहीं पर वर्ड लिखा नहीं। क्या पहली बार जब हम टॉस करेंगे 1 4 6 आएगा, क्या वो दूसरी बार पर कोई डिपेंड कर रहा है? या दूसरी बार जो नंबर आ रहा है वो पहली बार पर क्या डिपेंड करता है? पहली बार में 1 4 5 और 6 आना अपने आप में स्वतंत्र है। 1 2 3 अब दूसरी बार जब उछलाइएगा तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो क्या ऐसा बात है कि पहली बार में अगर 6 आया तो दूसरी बार में 1 नहीं आएगा? पहली बार में अगर 5 आ गया तो दूसरी बार में 4 नहीं आ सकता? ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली बार उछलाइएगा तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ भी आ सकता है। तो 1 5 6 अपने आप में एक स्वतंत्र घटना है, यानी कि ये घटना भी स्वतंत्र, ये घटना भी क्या है बोलिए, स्वतंत्र। अब कह रहा दोनों घटना एक साथ घटना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। इसका मतलब आपसे पूछा है क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है, और हमको पता चल गया ऊपर वाला जो इवेंट है वो कैसा है,
इंडिपेंडेंट है, आप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब इसका जवाब वही होगा, मतलब ये भी आना, ये पहली बार में ये आए और दूसरी बार में ये आए, इसका कितना चांस है? तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी कि PE अगुना PEF, बस हो गया। यानी कि आपको सिंगल सिंगल का अलग अलग निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, लिख देंगे, चूंकि इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है इसलिए इंडिपेंडेंट है, जरूर लगेगा। ये साबित नहीं करने का रहा कि साबित करके दिखाओ कि इंडिपेंडेंट है, ये क्या ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हो कि इंडिपेंडेंट है। तो बताओ ये दोनों घटना एक साथ घटने की क्या प्रोबेबिलिटी है? NS 6 होगा या 36 होगा? हाँ NS का 36 होगा ना, हाँ 36 1/6 दो डाइस ना है, एक डाइस को 2 बार फेंका जा रहा है। अब पहली बार में दूसरी बार में मामला चल रहा है, तो पहली बार में 4 5 6 आने का चांस। मतलब 1 बाय बहुत लंबा। जल्दी करो। 4 1 4 2 4 3 फिर 5 1 5 2 5 6 तक जाएगा ना। E1 इसको मान लेंगे, E2 उसको मान लेंगे। हाँ E मान लो, F मान लो, जो मान लो। चलो स्टार्ट कर दो बनाना, देखिए। सुनो 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 सुनिए ज़रा ध्यान से, हम कह रहे हैं व्हेन ए डाइस इज थ्रू, जब एक डाई को फेंका जाता है तो बोलो, या टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? बोलो जी, सैंपल स्पेस हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 और 5 और 6। और ईच ट्रायल में क्या है, वही डाइस को न फेंक रहे हैं। हाँ पहली बार में फेंका तो पहली बार में फेंक रहे हैं, एक इवेंट मानते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या ले रहे हैं? गेटिंग 4 5 और 6। तो 4 5 6 में क्या होगा सर? इसके अंदर आ जाएगा 4 और 5 और 6, यही तो आएगा 4 5 और 6 हो गया। तो यहीं पर निकाल दीजिए, डायरेक्ट लिख दें PE का मान NE बटे NS। तो ऊपर हो गया सर 3 और नीचे हो गया 6, कट के आ गया 1/2। चलिए दूसरा पकड़ लीजिए, दूसरा वाला क्या पकड़ना हमको? फिर से डाइस तो भाई ऐसी को ना उछला रहे हैं, तो एक से लेकर 6 तक आएगा, एक से लेकर 6 तक आएगा। अब हम लोग अगला जो हम लोग ले रहे हैं F ले लेते हैं। F क्या हमारे पास? गेटिंग ए नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4, गेटिंग ए नंबर 1 2 3 और 4, ये पाना चाहिए। तो ये तो वही हो गया 4 नंबर 1 2 3 4। खाली लिखने का तरीका लिख के दिखा दो। NF का मान कितना हो गया? जब NF का मान हो गया सर इस बार 4, तो बता दीजिए PF का मान कितना हो गया? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन F डिवाइडेड बाय। और उस्लाम तुम लोग मैसेज ना देखी हो लड़की, काहे ऐसा कहे की हो? मैसेज कहे नहीं देखी? हाँ आज क्लास बंद न है, दोनों में से कोई ना देखी हो मैसेज? ये लोग अभी उतना नहीं ध्यान देता मैसेज। ये लोग से आके देखता है। हाँ कभी कभी जाके देखते हैं, बताइए खुशी मिलता है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कह रहा है पहली बार उछलाया तो पहली बार जो नंबर आया दूसरे बार उछलाने के नंबर पर कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह। देखो डिपेंडेंट इवेंट जब होगा ना तो साफ कह देगा जब इस पर 5 आ रहा है तब दोबारा उछलाइए सिक्का को, या तब दोबारा डाइस को फेंकिए। तो जब बोलेगा 5 आया तब तो कंडीशन लगा दिया, तो इसका मतलब पहले का रिजल्ट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि जब इसमें 6 आएगा तभी आपको अपने घर से गोटी बाहर निकालना, जब तक 6 नहीं आया तब तक ना निकालना है। वैसे बोल दिए कि पहले डाइस को उछलाओ और जब तक 6 नहीं आए दूसरा को उछलाना ही नहीं है आपको। तो एक बार उछलाया 3 आया ना उछलेगा, 2 बार उछलाया 5 आया नहीं, 2 बार फिर उछलाया 7, अब एक बार 6 आएगा तब दूसरा उछलेगा। तो इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ये एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए दोनों घटना एक साथ घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? E इंटरसेक्शन F बराबर होगा PE अब मल्टीप्लाई में PF। बोल दो कितना होगा? PE का मान बोलिए 1/2। अब PF का मान कितना? 2/3। काट दीजिए 1/3 हो गया आंसर। दोनों घटना एक साथ बनाएंगे ना तभी सेम आंसर आएगा। ठीक है आएगा। मान लीजिए सर हम कोई 2 डाइस में आपको खोजना पड़ेगा बार बार, पहले पर 4 फिर 5 फिर 6। थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर ये निकालने में कट जाता है। तो पहले पर 4, हाँ 4 1 से लेके 4 6 6 जाएगा, फिर 5 1 से लेके 5 6 जाएगा, फिर 6 1 से लेके 6 6 जाएगा, तो 6 3 18 आ जाएगा, आएगा सेम रिजल्ट आएगा। क्यों ना हम एक ही बार में यूज़ कर लें इसको, इसीलिए हम बोलिए उसको हटा दो। बोलो मान लीजिए हमको फॉर्मूला में इंटरसेक्शन ऐसे निकालना चाह रहे हैं, तो फिर इसमें तो हमको सर 4 कॉमन दिख रहा है। क्या फिर से बोलो। मान लीजिए हमको फॉर्मूला हाँ ना, तो फार्मूला अगर ना दिख रहा है आपको तो 2 डाइस को जब उछाल रहे हैं ना तो आपको निकालना पड़ेगा कौन सा? S पूरा। हाँ यानी कि 1 1 1 2 1 3, उसमें इंटरसेक्शन दिखेगा फिर आपको। इसमें तो वही ना नंबर लिए 1 2 3 ना, जब भी 2 डाइस को उछलाइएगा तो रिजल्ट जो है वो पेयर में ना आएगा, 1 1 आएगा 1 2 आएगा, तब वहाँ से आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट।
सर लेकिन अपन में देख लें। देखो 2 डाइस को एक बार उछलाएं, सुनो जी आप इधर 2 डाइस को एक एक करके उछला रहे हैं तब भी रिजल्ट वही आएगा, पहले पर 1 तो दूसरे पर 1, पहले पर 1 तो दूसरे पर 2, 36 ठो एलिमेंट जो या मान लो दोनों को एक साथ उछला रहे हैं तब भी वही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब अगर आप जनरल मेथड से बनाना चाहते हो तो एस निकालने के लिए आपको ऐसे निकालना होगा 1 1 1 2 टोटल 36 लिखिएगा, उसमें से फिर कॉमन खोलोगे ना, वो कॉमन करने के बाद करोगे तब यही रिजल्ट आएगा 1/3। करके दिखाएं क्या? कर लीजिएगा, घर पर ये वाला एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। शायद दिखा दीजिए ना, हाँ शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। घर पर ये वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं या अगर आप देखना चाहें दिखा दिए सर। तो दिखा सकते हैं हम अरे आप नहीं सर, नहीं दिखाई। दिखा सकते हैं। अच्छा तुम मुझको ये बताओ, रुको रुको रुको, इसको लिख लिए क्या आप लोग? इसको लिख लिए सब लोग? तुम लिखे? ठीक है जी बच्चा। अच्छा ठीक है। चलो अभी ये बताओ, आप लोग भी देखिएगा। मान लीजिए सैंपल स्पेस कितना आएगा, शॉर्टकट मारते हैं 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, बोलो 1 3 आएगा, एक तो हम कॉन्फिडेंस के लिए दिखा रहे हैं 1 4 आएगा, अब 1 5 आएगा, और फिर क्या आएगा बोलो 1 6 आएगा, ऐसा कुछ आएगा क्या? सिमिलरली क्या 2 1 आएगा इसमें और ऐसे आ जाएगा 2 6 तक। देखोगे अब अगर जनरल मेथड से बना रहे हो 3 1 आएगा क्या, और 3 6 से चेक कर रहे हैं कि जो रिजल्ट मैंने निकाला क्या ये सही हुआ कि नहीं हुआ। फिर 4 1 आएगा, उसके बाद कहाँ तक आएगा बोलो 4 6 आ जाएगा, क्योंकि बीच में नंबर भी पकड़ना हमको, 5 1 आएगा और 5 6 आएगा और लास्ट आ जाएगा 6 1 और 6 6 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो गया बोलिए? 36 हो गया सर, 36 हो गया। ठीक है, अब बताओ इवन कौन सा एलिमेंट था? इवन कौन सा इवेंट था बताओ? पहले पर आना चाहिए 4 या 5 या 6। 4 आया तभी काउंट होगा, 5 आया तभी काउंट होगा, तो 4 1 वाला पकड़ा जाएगा सब, 4 1 4 1 4 5 सब पकड़ा जाएगा, यानी कि यहाँ से पकड़ाएगा 4 1 4 2 और डॉट 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 कहाँ तक 4 6, हाँ डैशेस ही दे रहे हैं। अगला पकड़ाएगा फिर कितना 5 1 5 2 5 3, यस यस यहाँ पकड़ाएगा फिर 5 1 5 2 6 पीस आ जाएगा और उसके बाद 6 भी पकड़ा जाएगा, 6 1 से लेके कहाँ तक 6 6। तो आपसे अगर पूछेंगे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई में कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट आ गया। ध्यान से देखिएगा, 18 एलिमेंट इसमें आ गया। आप पकड़ो एकदम शॉर्टकट ही हम लोग देख रहे हैं। अगर हम एफ की बात करेंगे, ये 24 आएगा। यस एफ की बात करेंगे तो बोलो तो कितना हो गया? 24। एफ की बात करेंगे तो सर 1 के साथ 6 ठो, हाँ 6 पीस हो गया। 2 के साथ फिर 6 ठो, 3 के साथ फिर 6 ठो और 4 के साथ 6 ठो। 1 के साथ एक आएगा, फिर 1 2 आएगा, ऐसे करके आएगा 1 6 आएगा, फिर इसी तरह से फिर 2 के साथ 1 आएगा, फिर 2 6 आएगा, फिर 3 के साथ 1 3 6 आएगा। टोटल मिला के कितना हो गया बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ हो गया 24। अब यहाँ पर आपको खोजना पड़ा, देखो कितना मेहनत करना पड़ा। अब यहाँ पर खोजना होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो कॉमन क्या क्या होगा, पहले उसको पकड़ो। E1 इंटरसेक्शन एफ, E इंटरसेक्शन एफ, बोलो सबसे पहला कॉमन क्या आएगा? कितना कितना? सही बात है, सुनो जी 4 1 4 2 4 3, चूंकि इसमें भी आएगा 4 1 4 2 4 3 ना आएगा इसमें भी, यानी कि इसके अंदर कॉमन आएगा सर 4 1 4 2, इसको पूरा लिख लेते हैं 4 2 4 3 और 4 4, यस। और यहाँ आएगा 4 5 4, और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही पकड़। 4 5 4 6 अभी हमको तो शुरू में ना 4 चाहिए। अरे शुरू में 4 चाहिए मेरा भैया, आप भी इतना कर क्या कहना चाह रहे बोलो तो तुम क्या बोले जी? सेक्शन एफ है तो दोनों में ना होगा। इसमें बताओ 4 1 है, इसमें तो नहीं ना होगा। इसमें होगा, देखो सही से और से देखो लास्ट इसमें 4 1 ना है। अच्छा अच्छा, लिखी है तब ना वैसा लगा। फर्स्ट इसमें भी तो देखो ना, ये ई भी फर्स्ट में है 4, ये जो लिखा हुआ ना ध्यान से देखोगे। 5 6 में नहीं होगा। हाँ तो इसमें भी देखो, इस पहले में फर्स्ट है, पहले में यहाँ पर फर्स्ट है। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 5 6 ऑन द फर्स्ट एंड 1 3 4 5 ऑन द सेकंड। मतलब सेकंड पर आना चाहिए कितना? 1 2 3 4 सेकंड पर, सेकंड थ्रो में आना चाहिए 1 2 3 4। हाँ जी, यहाँ पर गड़बड़ा गया, यहाँ पर गड़बड़ा गया। बोलो क्या गड़बड़ाया? सेकंड थ्रो में बनाना चाहिए। तो 1 किसके साथ पकड़ाएगा? सबसे पहले बोलो 1 1 पकड़ाएगा, फिर 2 1 पकड़ाएगा, फिर 3 1 पकड़ाएगा, फिर बोलो 4 1 पकड़ाएगा, फिर 5 1 पकड़ाएगा, फिर 5 6 पकड़ाएगा, 6 1 पकड़ाएगा। यस, सेकंड थ्रो में ना आ रहा है 1, इस बार ये पकड़ना होगा हमको। एक और पकड़ो, चलो 2 लास्ट में आना चाहिए, तो 1 2 पकड़ाएगा सर, फिर 2 2 पकड़ाएगा, फिर बोलो दे डैश 2 3 2 तो फिर खोजने में ना बनेगा, फिर 3 4 2। देखो कितना मेहनत करना पड़ा, 5 2 और 6 2, उसमें तुरंत प्रूफ हो गया। सिमिलरली 3 2 आएगा ना, 1 3 आएगा,
फिर 2 3 आएगा, है ना जी, फिर 3 3 आएगा, अब फिर बोलो 4 3 आएगा, 4 3 आएगा, और फिर 5 3 आएगा, और फिर 6 3 आएगा। देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा, पहले वाला एकदम जस्ट हो गया, तुरंत से हो गया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अभी हम लोग को इतना मेहनत करना पड़ा, तो कर लिए हैं तो इतना लिख ही देते हैं। अब आएगा यहाँ पर 1 4, है ना जी, उसके बाद बोलो आएगा 2 4, यस, उसके बाद आएगा 3 4, 5 4 और 4 4 4 4, यस यस, 5 4 5 4 आएगा और 6 4 आएगा, इतना आएगा। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट है, हाँ देखिए सब कॉमन सर है। खाली 4 4 कॉमन दिख रहा है। हाँ बस रुको, सर इस तरह से कॉमन हो जाएगा। 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3 4 4, यहाँ से पकड़ा गया ये पूरा कॉमन। कितना 5 4 1 4 2 4 3 4 4, 4 5 इसमें तो है, लेकिन 4 5 इसमें नहीं है, 4 5 इसमें नहीं, तो कैट एलिमेंट पकड़ा है 4 1 4 2, सीधा लिखे 4 3 है ना जी, 4 2 उसके बाद वाला सब 4 3 और 4 4, पूरा आ गया इधर वाला। 5 1 भी आएगा इसमें, 5 1 आएगा, 5 2 इसमें है क्या, यस 5 2, ये पूरा पकड़ा जाएगा, ये पूरा पकड़ा जाएगा, लिख दे डायरेक्ट। अब ये 5 4 तक, 6 6 भी आएगा इसमें, तो 4 ही तक तो है उसमें। ठीक है। 5 1 आया, 5 2 आया, 5 3 आया, 5 4 आ गया, इसमें 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 4 है ना लिखा हुआ, 6 4 तक तो लिखा हुआ है, 4 4 8 और 4 12, सीधा बोलो इसमें एलिमेंट कितना है, 12 है। 36 हाँ जी, बोलो इसका इंटरसेक्शन कितना आ गया, इनका इंटरसेक्शन हो तो गया, प्रोबेबिलिटी इसका कितना है, देखो इतना मेहनत करना पड़ गया हम लोगों को ऐसे बनाने के लिए। 12 बटे हो गया 36, यस 12 3 36, 1 बटे 3। अब वही आया दोनों का गुना भी। अब यहाँ गुना करो, यहाँ गुना करो, इसका मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान बताओ, ई का मान 18 बटे 36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ, एफ का प्रोबेबिलिटी कितना, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24, 24 बाई 36। बोलो जी इन दोनों का गुना कितना आ रहा है, इन दोनों गुना करो, 18 दूनी 36 और ये कितना आ रहा है बोलिए, 12 दूनी 24, 12 3 36, देखो आ रहा है 1/2 इंटू 2/3, कट के आ रहा है 1। देखो इसका भी मान 1/3, इसका भी मान 1, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ऐसे ना बनाएंगे, ऐसे बनाने देखो कितना, ये हमारा 6 नंबर लिखिए, 6 नंबर, ये 6 नंबर चलेगा। कहता है कि अमित नाम का एक तो लड़का है जी, एंड निशा नाम की एक तो लड़की है। अमित है और निशा है, निशा क्या कहता है, अपेयर होता है फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए अपेयर करता है, दोनों आदमी पहुंचता है, अपेयर, हाँ अपेयर फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू अपना इंटरव्यू देने जाता है ये बच्चा दोनों, फॉर 2 वैकेंसी, फॉर 2 वैकेंसी, 2 सीट खाली है जी, सर हम उसके पहले जाकर भर सकते हैं क्या? फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज है इन ए कंपनी, किसी कंपनी में जा रहा है, 2 सीट खाली है जी, उसमें जाके नौकरी करने के लिए, 2 कंपनी। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित सिलेक्शन, जो अमित आदमी है ना, अमित नाम का आदमी, उसके सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, सिलेक्शन मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, उसका कितना चांस है सिलेक्ट होने का। ना 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 ऐसा नहीं, वो तो डिपेंड करेगा अमित के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैंने देखा जाएगा। ऐसा नहीं ना कि 2 आदमी है तो दोनों को ये लेना है, हो सकता है कि कुछ चीज़ देकर कैंसिल भी कर सकता है, न बोला है, लेकिन सिलेक्शन का देखो चांस जो है सिलेक्शन का इज़ 1/5। 20% यानी कि समझ रहे को पाएंगे मात्र 20%, हाँ परसेंटेज की बात किया जाए 20% चांस है ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, अमित नाम का जो लड़का हो सकता है जो डिग्री लेके जा रहा है ये, वो वहाँ पर उससे ज़्यादा मांग रहा हो, 20% चांस है, पूरी तैयारी के साथ नहीं जा रहा हो। एंड डेट ऑफ निशा, एंड डेट ऑफ निशा, अब निशा के बारे में बात करते हैं। इसको आरक्षण ज़्यादा मिला होगा, लेकिन हाँ अच्छा देखते हैं, निशा सिलेक्शन जो है, ये जो निशा नाम की लड़की है, इसके सिलेक्शन का चांस है इस 1/6, लीजिए इसका और कम है जी,
इसका सिलेक्शन का चांस तो और कम है, 1/6 ही है। हाँ जी, इसको हटा दिया जाए। कह रहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो और कम चांस है कि इसका सिलेक्शन होगा, इसका तो चांस भी कुछ ज़्यादा है, 20% चांस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कहता है क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट, देखो 3 सवाल पूछा आपसे, 3 सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों बात एकदम चुन चुन के पूछा है। कह रहा क्या चांस होगा, किसका चांस निकालना है सर? चांस। हाँ वही कहानी कह रहा है, दोनों का सिलेक्शन हो जाए या किसी एक का सिलेक्शन हो या दोनों में से दोनों का हो, किसी एक का तो किसी का भी ना हो, किसी का भी ना हो। हाँ सर, तीनों में तो बात बनेगा, या तो नहीं होगा सुनो, पहला पूछ रहा है आपसे बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड, दोनों का दोनों सिलेक्ट हो जाए, इसका क्या चांस है? अगर पहले का चांस 1/5 है, दूसरे का चांस 1/6, तो ये क्या चांस है कि दोनों आदमी सिलेक्ट हो जाए? वही तो सोचना है, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों जब आता तब ना लिखते हैं, दोनों में मौजूद होगी, यानी कि जब भी कभी दोनों को सिलेक्शन के बाद इंटरसेक्शन की बात होगी। यूनियन का मतलब होता है या तो ए या तो बी सिलेक्ट हो, यूनियन का मतलब और होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इंटरसेक्शन वाली बात हो रही है। ओनली ऑफ देम इंटरसेक्शन ना होगा। हाँ 1 मिनट आर सेलेक्टेड, only of them are selected, only one of them माने उनमें से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। only one of them is selected, yes कर लिया जाए। selected माने कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। अब तीसरा नंबर में आपसे पूछ रहा है none of them is selected, कोई नहीं, none of them none of them is selected, मतलब क्या हुआ, दोनों का दोनों रिजेक्ट, पकाइए, दोनों जाइए घर भैया, दोनों के पास जो डिग्री हम चाह रहे थे नहीं है, जाइए घर, क्या कि सिलेक्शन का चांस है बहुत कम है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात ज़रा यहाँ सुनिएगा, अमित एंड निशा अपेयर फॉर एन इंटरव्यू। अमित नाम का एक लड़का है, निशा नाम की एक लड़की है, एक इंटरव्यू में अपेयर कर रहा है दोनों आदमी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर 2 वैकेंसीज भी जो है ना उस कंपनी में 2 है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अमित अगर सेलेक्ट होगा तो निशा सेलेक्ट नहीं होगी। अगर एक वैकेंसी होता, 2 आदमी पहुंच रहा वहां पर, तब तो ही होता, डिपेंडेंट हो जाता। सुनिएगा जरा ध्यान से, एक का सिलेक्शन हो तो सीट फुल ना हो गया, दूसरा आदमी को फिर कैसे सेलेक्ट करेगा? इसका मतलब यहाँ पर जो सिलेक्शन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट बोले 2 सीट है 2 आदमी है, 2 सीट है 2 आदमी है, यानी दोनों को चुनना है, उसको कोई दिक्कत नहीं। पहला आदमी को चुने ना चुने, दूसरा आदमी को चुने, दोनों एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि पहला को चुनेगा दूसरा को नहीं चुनेगा, या दूसरा चुनाएगा तो पहला नहीं चुनाएगा। यानी कि यहाँ से बात समझ में आ गई कि सीट भी 2 है, आदमी भी 2 है, किसी के सिलेक्शन पर किसी दूसरे आदमी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब फर्स्ट के सिलेक्शन पर दूसरे का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मतलब सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन ऑफ अदर। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि अमित को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो निशा फिर सिलेक्ट नहीं होगी। ऐसा तब होता है जब वैकेंसी सिर्फ एक होती और आदमी 2 पहुंच जाता, आदमी निशा को होता सिलेक्शन तो इसका नहीं होता और इसको पहुंच जाता 2, तब फिर होता तो 2 ही ठोकर चुनेगा जाएगा, फिर तो 2 आदमी कैंसिल होगा। अभी यहाँ पर 2 सीट और 2 आदमी है, इसका मतलब साफ साफ दिख गया हमको कि सिलेक्शन ऑफ अमित एंड सिलेक्शन ऑफ निशा इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बात समझ में आ गया? चलो जी, अब कह रहा है कि अमित को चुनने का जो चांस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित सिलेक्शन, अमित के चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है वो 1/5 है, 20% है जी। और निशा के चुनने का चांस और भी कम है, यानी कि 1/6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ ऑफ देम आर सेलेक्टेड? कह रहा है दोनों का दोनों सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा करो ना, ए से अमित होता है, एन से निशा होता है, तो ए और एन हम लोग इवेंट मान लेते हैं, ई और एफ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ए मान लें। देखो जी, समझने में आसानी होगा, बार बार हम लोग को बोलना ना पड़ेगा कि ई अमित है और ए एफ जो है ये मान लेते हैं। ए बी द इवेंट ऑफ अमित सिलेक्शन, अमित सिलेक्शन। सुनिएगा ध्यान से। और एन जो है मान लेते हैं बी द इवेंट ऑफ निशा सिलेक्शन। ठीक है, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अमित के चुनने का चांस कितना दिया है जी? 1/5 सवाल में मेंशन किया हुआ है। एंड
सिलेक्शन ऑफ, एक बात लिखिएगा, सिलेक्शन ऑफ अमित एंड निशा इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट, ये बात एकदम पहले लिख देना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्योंकि पहले का सिलेक्शन में दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वैकेंसीज बिल्कुल 2-2 है, आदमी भी 2-2 है, दोनों को भी चुना जा सकता है, दोनों को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, किसी को सेलेक्ट किसी को रिजेक्ट करने पर दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताइए अमित के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूंकि ये सवाल में दिया गया है 1/5 है, एंड निशा के सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना? प्रोबेबिलिटी मतलब चांस 1/6। अब सुनिए, एक काम और कर लेंगे साथ साथ। अच्छा, अमित को चुनने का चांस अगर 1/5 है तो रिजेक्ट करने का चांस कितना होगा? 4/5। 1 माइनस करके करेंगे। अगर हम आपसे पूछें बताओ अमित को नहीं चुनने का चांस कितना है, तो 1 माइनस में अमित को चुनने का चांस हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस में सर 1/5 यानी कि 4/5 चांस है कि अमित नहीं चुना जाए, क्योंकि दोनों बात हो रही है यहाँ पर, नहीं भी वन ऑफ देम चुना जा रहा है। चलो जी, सिमिलरली अगर पूछेंगे आपसे निशा के चुनने का चांस है हमारे पास इतना, तो निशा के नहीं चुनने का चांस कितना होगा? 1 माइनस में PN। निशा के नहीं चुनने का चांस हो जाएगा ये। चलो ये तो आप लोग जान रहे हैं फटाफट। चुनने का पता है तो नहीं चुनने का आराम से निकाल सकते हैं, 1/6, तो ये हो गया सर 5/6, ये हो गया PN। अब सुनो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, हम चाह रहे हैं कि दोनों का दोनों सेलेक्ट हो जाए, मतलब दोनों घट ना घटे, अमित भी चुना जाए और ये भी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? नंबर 1 में पकड़ेंगे, चूँकि A एंड N आर इंडिपेंडेंट, तो बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, दोनों का दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? P हमको निकालना है अमित का इंटरसेक्शन किससे? निशा से, बस। तो ये चूँकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सीधा आप बोलिएगा सर अमित का जो सिलेक्शन का चांस है और निशा का जो सिलेक्शन का चांस है गुना कर दीजिए, यही दोनों घटना एक साथ घट जाएगा। बोलो कितना हो गया? सर सबसे पहला हुआ 1/5 गुना 1/6 यानी कि 1/30 हो गया इसका आंसर। पहला रिजल्ट आ चुका, ये बात समझ में आई? अमित का सिलेक्शन और निशा का सिलेक्शन आर क्या है? बोलिए आर इंडिपेंडेंट, लिखना तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसलिए ऐसा कुछ हो जाएगा। नंबर 2 में आइए, नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, राइटिंग को स्टॉप करेंगे अब सब लोग राइटिंग को स्टॉप करेंगे। क्या कह रहा है? ओनली 1 ऑफ देम इज सेलेक्टेड। हाँ, नंबर 2 सुनो, दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है, ध्यान से। यानी कि अमित को सिलेक्ट करेंगे तो निशा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, या निशा को सिलेक्ट करेंगे तो अमित को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा कंडीशन बन रहा है। सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित को अगर सेलेक्ट करते हैं, ए को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो एंड तब आपको निशा को सिलेक्ट नहीं करना होगा, नॉट सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट नहीं करना होगा, है ना। या अगर आप अमित को सिलेक्ट नहीं कर रहे तो निशा को सिलेक्ट कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके लिखें, ऐसे करके देखो, शॉर्टकट में लिख दें। देखो शॉर्टकट में लिखने का कैसे दिखा? अमित को सिलेक्ट किया गया एंड निशा को सिलेक्ट नहीं किया गया, और अमित को अगर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो एंड निशा को सिलेक्ट किया जाएगा, इतनी सी बात आई समझ में। और अब यहाँ पर घेरेंगे ऐसे करके ब्रैकेट, यहाँ पर ऐसे घिराएगा। बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित सिलेक्शन, बट निशा को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, या अगर अमित को सिलेक्ट नहीं किया गया तो निशा को सिलेक्ट किया जाएगा। काम खत्म हो चुका है, ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले P हो गया, इसको बोलेंगे A, एंड की जगह पर लगाते हैं इंटरसेक्शन अमित निशा का नहीं होने का, और यहाँ पर और की जगह पर लगाते हैं यूनियन, और की जगह पर क्या लगाते हैं? बोलिए यूनियन। ये हो गया A का नहीं चुनने का और इंटरसेक्शन N का। अब बोलिए यूनियन में क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये देखिए यहाँ पर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आप कह सकते हैं। इन दोनों में कुछ भी कॉमन, या तो अमित को चुना जाएगा या तो निशा को चुना, दोनों में कुछ भी कॉमन है नहीं। और ऐसे सुनिए, यूनियन सीधा जोर से टूटता है। यूनियन कैसे टूटता है? बोलो जोर से। यानी कि यहाँ पर सीधा हो जाएगा सबसे पहले PA इंटरसेक्शन N बार और प्लस, जहाँ पर यूनियन है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, यूनियन टूट जाएगा प्लस से, इंटरसेक्शन टूटता है गुना से, चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इस चीज़ें 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो दोनों में बार हो, एक तो में बार हो, या दोनों में बार ना हो, सब में गुना ही में टूटता है। दोनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो PA इंटू में PN बार, प्लस में PA बार इंटू में PN। बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों चार्ट तो जरूर लिखाए थे। इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो दोनों आपस में अलग अलग खाली गुना हो जाएगा। बोलो अमित के सिलेक्शन का चांस, अमित के सिलेक्शन का चांस है 1/5, लेकिन अगर अमित सेलेक्ट हो तो निशा नहीं सेलेक्ट होगी, तो निशा के रिजेक्ट होने का चांस कितना है? यहाँ पर 5/6 है सर, 5/6 प्लस आइए निशा अमित के सिलेक्शन नहीं होने का चांस तो 4/5 है सर। तो जिस वक्त अमित सिलेक्शन नहीं हुआ तो निशा सेलेक्ट होगी, तो निशा के सेलेक्ट होने का चांस है 1/6।
काम ख़त्म हो गया है, या तो ये सिलेक्ट होगा या तो ये सिलेक्ट होगा, दोनों में से एक। तो सर 5/, ऐसे रखो ना, 5/30 रखो और यहाँ रखो 4/30 रखो, जानबूझ के रख रहे हैं ताकि 30/5 या प्लस में 4 9 लिख पाएँ, है ना। 9 हो गया 30 और 3 से काट दो इसको, 3 × 9 3 दही के 30, ये 3/10 चांस है कि या तो अमित सेलेक्ट होगा या तो निशा सेलेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो, दोनों सेलेक्ट नहीं हो, दोनों सेलेक्ट होने का चांस है 1/30 और दोनों में से तो कोई एक का चांस है 3/10। लेकिन इंडिपेंडेंट घटना न है, दोनों के होने का चांस ऐसा है, दोनों के नहीं होने का चांस में क्या होगा, यहाँ नहीं लग जाएगा और दोनों में वैसे बांटता है और क्या, दोनों में वैसे ही बांटेगा। ये लिख लिया क्या आप लोग, पहले इसको लिख लो, दिखाते हैं। वो थर्ड वाला तो आप अपने से ही बना सकते हैं, नहीं दोनों को नहीं चुनना, तो दोनों को नहीं चुनने के लिए दोनों पर ऐसे बार लगा देंगे। एक ठो में जब कंडीशन में ना तो और वाला कंडीशन आता है, ऐसा वाला। एक ठो में जब होता है ना कि एक ठो चुनना एक ठो को नहीं चुनना, तो और या तो पहला चुनाएगा या तो दूसरा नहीं चुनाएगा, या दूसरा चुन रहे हैं तब पहला नहीं चुनाएगा। ए एंड एन आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट जिस सवाल में मैंने कह रहा था, अमित के सिलेक्शन का निशा के सिलेक्शन का चांस ये क्या है, दोनों घटना इंडिपेंडेंट है, वैकेंसीज 2 है, आदमी 2 है। 2/3 आ गया है फाइनल आंसर। सवाल को एक बार देख के आइएगा, एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा बनाने का। अभी स्टार्ट करेंगे आप लोग दूसरा एक्सरसाइज, पहला नहीं, पहला में कंडीशनल प्रॉपर्टी उसको छोड़ के दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल वाला। सर 20 कौन सा 29 देखो ना एक्सरसाइज खोलो, मैं आपको बुक दिखा देना। 29 का बी बनाना है एक्सरसाइज, और पेज नंबर है 1283। 1 से स्टार्ट कीजिएगा बनाना और बनाते जाइएगा। अपेयर इंटरव्यू 11 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 तक, 1 से लेकर 17 तक ट्राई कीजिएगा, 1 से 17 तक, ठीक है। पेज नंबर 1275 रिप्लेस वाला सवाल आ गया, सुनो। अगर 1 से लेकर सुनो जी बच्चा, अगर 1 से लेके 6 तक ना बने तो टेंशन ना लीजिएगा। अभी 1 से लेकर दूसरे टाइप का सवाल भी है यहाँ पर, 1 से लेकर 6 तक आपको बनाना है 7 नंबर से। 7 नंबर से देखो तो 7 नंबर से एक नज़र देखो, चलो 7 से लेकर 17 तक। हाँ रिप्लेस विदाउट रिप्लेसिंग अभी आपने नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट एक्सरसाइज से जुड़ रहा है इसमें। तो 1 से लेकर 6 तक आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक छोड़ेंगे, 7 से लेकर 17 तक देखो, 7 से लेकर 17 तक। अरे अगला सवाल इसका की है 3 नंबर कर लिया अपने से, तुम कर लीजिए 3 नंबर। 3 नंबर में क्या करेंगे बोलो, 3 नंबर में कह रहा है ना ही अमित का सिलेक्शन हो ना ही निशा का सिलेक्शन हो, तो क्या करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, सीधा मल्टीप्लाई। चलो इसका कितना था बताइए, 4/5 था। इसका कितना था बोलिए, 5/6 था। गुना कर दीजिए, काट दीजिए 2 से और 3 से, यह आ गया 2/3, आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों आपस में खाली बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। 2/3 होगा, ऊपर 2 और नीचे 3। अच्छा ये हाँ ये 3 नंबर का था इसका ये 3 नंबर का सवाल था जी, कि ना ही अमित का सिलेक्शन हो ना ही निशा का सिलेक्शन हो, नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्टेड ना हो। तो चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 7 से लेकर 17 तक बना लीजिएगा।